स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। मैं डॉक्टर नितिन दत्तात्रेय पंडित, सहायक प्राध्यापक, कर्मवीर आवासाहेब तथा नारायण मनसाराम सोनोने कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय सटाना हिंदी विभाग से मैं वार्तालाप कर रहा हूँ। आज जो एमए द्वितीय वर्ष अर्थात स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष प्रथम आयन में जो रोटी और सांसद आधुनिक काव्य इस विषय के भीतर ये जो कविता है, इस कविता के संदर्भ में आज विचार करने वाले हैं। और इस विचार करने की दृष्टि से रोटी और सांसद ये कविता जो है, ये कविता सुदामा पांडे जी अर्थात धूमिल जी ने लिखी हुई कविता है। जो भी कथा कविता या जो भी विधा पढ़ते हैं तो वह हमें साहित्यकार जो है, साहित्यकार के संदर्भ में कुछ मालूमात होना आवश्यक होता है, उसके विचारों से परिचित होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हम कवि धूमिल जी जो है, इनके द्वारा लिखित रोटी और सांसद ये कविता जो है, ये कविता आज देखने वाले हैं। कवि धूमिल जी का जन्म जो है 9 नवंबर 1936 में बनारस के खेवली नामक जो गांव है, इस गांव में एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ है। उनका जीवन जो है वह अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा है। क्रोध पीढ़ी के मोहभंग के कवि ये रहे हैं। ये नास्तिक होकर भी जीवन के प्रति, मानव भविष्य और राष्ट्र के प्रति उनकी गहन ऐसे आस्था का स्वर जो है उनके भीतर हमें दिखाई देता है। उनके साहित्य में वस्तुतः समाज के निचले वर्ग जो है, इन वर्गों की संवेदनाएं जो है, ये संवेदनाएं और उनकी भावनाएं हैं तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति जो है हमें अच्छी तरह से सटीकता के साथ सीधी और सरल भाषा के रूप में हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। 1960 के पश्चात मोहभंग के कविता के रूप में जो कविताएं उभरी थी, उसमें जो एक आक्रोश था, ये सशक्त ऐसा आक्रोश की अभिव्यक्ति जो है, ये अभिव्यक्ति इनके काव्य में हमें द्रष्टव्य होती है। जो सपने स्वतंत्रता से पूर्व देखे थे, आज वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिट्टी में मिलते हुए दिखकर, जो राजनीतिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के प्रति उनके मन में जो आक्रोश था, उसके प्रति उनके मन में जो भावनाएं हैं, इसकी अभिव्यक्ति जो है यहाँ पर उन्होंने इस कविता में की हुई है। जनता को छलने वाली ये सत्ता जो है, इस सत्ता को सच्चा आईना दिखाने के लिए इन्होंने ये कविता लिखी होगी। अपनी परंपरा, सभ्यता, सुरुचि, इसका विरोध ये हमेशा करते रहे हैं, क्योंकि इसके आड़ में ही छिपकर बैठे हुए पलने वाले जो राजनीतिक छत्रछाया में रहने वाले जो लोग हैं, ये लोग पत्थर दिल हो गए हैं इनके मन। उसे अच्छी तरह से धूमिल जी ने पहचाना है और पहचानते हुए इस व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। अपनी कविता के माध्यम से नई कविता में एक सत्य वचन, सत्यता और वास्तविकता के अत्यंत नजदीक वह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अभिव्यक्ति की हुई है अपने जीवन में, स्वानुभव जीवन में जो अभिव्यक्ति की थी, जो उनके साथ अनुभव हुए थे, उन्हें अनुभूति मिली थी, इन अनुभव की अभिव्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उनके कविताओं में, उनके साहित्य में हमें यहाँ पर द्रष्टव्य होती है। जो सांसदीय व्यवस्था है,
इस सांसदीय व्यवस्था पर उन्होंने करारे व्यंग किए हुए हैं और सत्य का उद्घाटन जो है वह यहाँ पर करने का सक्षम ऐसा प्रयास इनका यहाँ पर रहा है। प्रस्तुत कविता में संसदीय व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था पर उन्होंने गहरी चोट की हुई है। कवि ने राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठाया है। अमीरी गरीबी समाज की जो सामाजिक स्थिति है, इसका अत्यंत सत्यतापूर्वक, निष्पक्षता के साथ और वास्तविक चित्रण जो है यहाँ पर किया हुआ है। राजनीतिक परिस्थिति से, राजनेताओं से यहाँ पर सामान्य जनता को परिचित कराने का उनका ये उद्देश्य रहा है। इस कविता के उद्देश्य के संदर्भ में विचार किया तो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति का परिचय कराना यह रहा है। राजनीति का वास्तविक चित्रण, सच्चा आईना जो है, यह आईना लोगों के सामने बतलाना है। सुदामा पांडे के विचारों से हमें यहाँ पर परिचित होना है और कविता के भावार्थ को समझाना है। तो इस आधार पर ये छोटी सी कविता है, लेकिन छोटी कविता होते हुए भी वह सागर में घाघर भर देने की किमिया जो है यहाँ पर रही हुई है। पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे और इस कविता को पढ़ने के पश्चात उसके भावार्थों को देखेंगे। ये कविता जो है इस प्रकार है कि रोटी और सांसद, इस कविता को देखेंगे। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की सांसद मौन क्यों है? मेरे देश की सांसद मौन क्यों है? इस प्रकार का सवाल यहाँ पर उन्होंने खड़ा किया हुआ है। एक आदमी रोटी बेलता है, अर्थात जो किसान है ये रोटी बेलने का काम करता है, अर्थात वह क्या करता है? रोटी तैयार करता है। किसान फसल तैयार करके लोगों को, जनता को रोटी देने का काम करता है, लेकिन उसको उस फसल या खेतों में काम करते समय कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, कितने संघर्ष उठाने पड़ते हैं, संघर्ष करने होते हैं, यह यहाँ पर पहले आदमी के रूप में यहाँ पर बताया हुआ है। कष्टकारी, इसी के साथ साथ जो श्रम देने वाला, श्रम करने वाला, संघर्ष करने वाला, रोटी उपजाने वाला किसान जो है, ये किसान यहाँ पर पहला आदमी है। एक आदमी रोटी बेलता है, अर्थात किसान, मजदूर, ये जो है रोटी जो है, इस रोटी को तैयार करने का काम करते हैं। एक आदमी रोटी खाता है। अब ये दूसरा आदमी कौन है रोटी खाने वाला? ये जो आदमी है यह उत्पादक नहीं है, ये उत्पादन करने वाला नहीं, ये खरीदार है। ये दूसरा आदमी कौन है? ये खरीदने वाला है। एक आदमी क्या करता है? पहला, यह किसान जो है ये रोटी तैयार करता है। दूसरा आदमी जो है इसको खरीदने वाला है, यानी मध्यम वर्ग के लोग, नौकरी करने वाले जो लोग हैं जो है, यह उस रोटी को खरीदते हैं और फिर वह रोटी खाते हैं, फिर वह रोटी खाने वाले हैं। तो यहाँ पर एक आदमी रोटी बेलता है और एक आदमी रोटी खाता है। अब कवि यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि एक आदमी ने तो रोटी कमाई है, रोटी बनाई है, और दूसरा जो है उसको लेकर रोटी खा रहा है। लेकिन ये तीसरा आदमी और भी है, ये न रोटी खाता है न रोटी बेलता है। नहीं, यहाँ पर जो तीसरा आदमी है जो न रोटी बनाता है और न रोटी खाता है। राजनेताओं के प्रति यहाँ पर व्यंग करते हुए, उन पर चोट करते हुए वहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये तीसरा आदमी है। ये तीसरा आदमी क्या करता है? न रोटी तैयार करता है और न रोटी खाता है।
ये केवल उस रोटी से खेलता है। यानी ये राजनेता लोग जो है ये मजदूरों की जीवन से या सामान्य लोगों के जिंदगी से वह क्या करता है, यह सामान्य लोगों की जिंदगी से खेलने का काम करता है। उनको वह अपने हाथों की कठपुतलियां बनाते हैं और कठपुतलियां बनाकर अत्याचार अन्याय करके यहाँ पर जो मुनाफा है, घर बैठे बैठे मुनाफा कमाने की, मुफ्त में मुनाफा कमाने की आदत जो है, यह आदत उन्हें है। ये तीसरा आदमी ये खेलने वाला है। ये जो है ये खाली मुफ्त में ही ये जो उपभोक्ता यानी जो रोटी बनाता है, जो रोटी खरीदता है, इनके भीतर में जो ये घर बैठे बैठे जो मुनाफा कमाता है, ये सामंतवादी, ये जो है ये भ्रष्टाचारी, ये जो लोग हैं, ये घर बैठे बैठे उसका उपभोग लेते हुए है यहाँ पर दृष्टि होते हैं। इस कारणवश उन पर, क्योंकि इन पर सब चुप बैठे हुए हैं, सबको पता है भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर घुसखोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं ना कहीं घुस खा रहे हैं, लेकिन कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन पर राजनेताओं का, राजनीतिक ऐसे बड़े बड़े बाहुबलियों का उन पर, उनके सर पर हाथ होता है, उनकी छत्र छाया में पलते हैं और ये जो है ये सामान्य लोगों को लूटने का कार्य करते हैं। ये तीसरा आदमी कौन है, तो ये तीसरा आदमी कौन है, इस प्रकार यहाँ पर सवाल किया हुआ है। और ये तीसरा आदमी होते हुए भी मेरे देश की सांसद जो है ये चुप क्यों है, इस तरह से खड़ा सवाल यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है। तो यहाँ पर प्रस्तुत कविता जो है, इस कविता में कवि ने कवि धूमिल जो है, इन्होंने रोटी के माध्यम से भारतीय संसद की व्यवस्था और इस व्यवस्था पर गहरी चोट जो है यहाँ पर की हुई है। इस कविता में कवि सवाल करता है कि ये तीसरा आदमी कौन है। ये तीसरा आदमी सिर्फ रोटी से खेलने वाला है, रोटी खेलता है और ये देश के प्रति अपने आस्था, अपना विचार, अपना प्रेम व्यक्त करते हुए यहाँ पर खड़ा सवाल उन्होंने करते हुए कहा है कि ये तीसरा आदमी कौन है जो रोटी से खेलता है। और इस सवाल पर यहाँ पर उन्होंने जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, इन राजनीतिज्ञों की कलाई जो है यहाँ पर खोलने का काम, इनका सच्चा पर्दाफाश करने का काम, इनको आईना दिखाने का कार्य जो है यहाँ पर कवि धूमिल जी ने किया हुआ है। तो ये अत्यंत छोटी सी कविता है, लेकिन इस कविता पर यहाँ पर बड़े ही गहराई के साथ यहाँ पर अर्थ छिपा हुआ है। निष्कर्ष के तौर पर हमने देखेंगे कि निष्कर्ष तौर पर यह कहा जाएगा कि रोटी के माध्यम से भारतीय सांसद जो राजनीतिक व्यवस्था जो है इस पर करारा चोट जो है, प्रहार जो है यहाँ पर किया हुआ है। कवि यहाँ पर सवाल करते हैं कि ये तीसरा आदमी कौन है। और देश के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जो है, अपने आप को महाचाणक्य समझने वाले, पंडित समझने वाले, यह राजनीतिक भ्रष्ट नीति का पर्दाफाश जो है यहाँ पर करने का सफल प्रयास इनका यहाँ पर रहा है इस कविता के माध्यम से। तो धन्यवाद बच्चों, सहृदय धन्यवाद।